आपकी ऑनलाइन क्लासेस को हमने भी देखा है सर, हमने भी देखा है, अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, आपकी वीडियोस को मैंने बहुत बारीकी से देखने की कोशिश भी की है। उसके इतर मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ऑफलाइन क्लासेस भी आपके चलते हैं? डीएसपी की पाठशाला की कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलती। पढ़ना और पढ़ाना, जाहिर सी बात है उस लेवल पे आपने मेहनत की होगी तब आप यहाँ हैं। तो आपके लिए कौन सा फेज बहुत सहूलियत वाला रहा? आप पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे या फिर पढ़ना आपके लिए बहुत अनुकूलित रहा? मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। स्टूडेंट को हमेशा पहले मेंस की तैयारी में चाहिए। जब आप मेंस पढ़ते हैं तो आपका एमसीक्यू भी बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। कब लगा आपको कि आप अधिकारी रहने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं? आपने कब से शुरू किया इसको? ज़ीरो से ही शुरू किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी खास यूट्यूब का तो आपने मदद नहीं लिया, आपने खुद की क्रिएट की है यूट्यूब। कब लगा कि आई शुड गो विद दिस पैशन? अच्छी शिक्षा का तो पता नहीं, बट शिक्षा हमारे परिवार से था। मेरे फादर जो हैं वो एक शिक्षक थे। इसको लेकर थोड़ा कंपटीशन भी होता है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेफिनेटली टारगेट पे होता है कि सर हम लोगों का धंधा आपने बंद करवा दिया। बट हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा प्राइम कंसर्न है कि भाई सब लोग काम कर रहे हैं, जियो और जीने दो वाली बात। स्टूडेंट्स की ये चाह है सर कि जो स्कोरिंग पेपर है, जो स्कोरिंग लैंग्वेज है, उसके अलावा कोई ऐसा लैंग्वेज जो मैं उससे इतर करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और वो स्कोरिंग पेपर नहीं हो पा रहा है, तो उसके प्रिपरेशन के लिए फिर क्या करना होगा आपके हिसाब से? उस पेपर को छोड़ना है, रखना ही नहीं होगा। जिस पेपर में स्कोरिंग है आप उसी को आप करें ना जी। जो आपको रिजल्ट देगा, जो आपको ऑफिसर बना रहा है वही बेस्ट है। तो मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई खोटा रखो। स्टूडेंट आता है सर मैंने खोटा में खा नहीं जानता हूँ, मेरा सीख जाओगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत सभ्यता का देश है, संस्कृति का देश है, साथ ही साथ परंपराओं का देश है। वो देश जिसकी परंपरा विदेश के लोग भी ग्रहण करते हैं। उनमें से सबसे खास परंपरा जिसको हम गुरु शिष्य परंपरा के नाम से भी जानते हैं, और उस परंपरा को सही चरितार्थ कर रहे हैं हमारे डीएसपी की पाठशाला चलाने वाले गुरुजी के नाम से फेमस सर। स्वागत है आपका आज के बातचीत में। थैंक यू। कल जेपीएससी का रिजल्ट आया और आपकी जो पाठशाला है उस पाठशाला से तकरीबन 140 लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो अभ्यर्थी जो इसका तैयारी कर रहे थे। क्या रणनीति रही आपकी सर? किस तरीके से आपने उन लोगों की तैयारी कराई? चूँकि ये पाठशाला बहुत दिनों से चल रहा है, इससे पिछले जेपीएससी में भी इस पाठशाला से कई बच्चे क्वालिफाई किए, तो कोई विशेष रणनीति नहीं थी। हाँ, ये पाठशाला थोड़ा बड़ा हो गया है। इस पाठशाला में कई प्रशासनिक अधिकारी, लेखक और कई बुद्धिजीवी भी शामिल हो गए। उन लोगों ने भी अपना योगदान दिया। उन लोगों ने भी ये सोचा कि समाज के प्रति उनका भी कोई जिम्मेवारी है, कुछ सरोकार बनता है, तो उन लोगों की समय देना, लगातार इंटरव्यू की तैयारी करवाना, इसकी वजह से इस बार हम लोग काफ़ी बच्चों को मॉक इंटरव्यू करवा पाए। तकरीबन 346 बच्चों का हमने मॉक इंटरव्यू किया, जिसमें से 140 बच्चे सिलेक्ट हो पाए। कोई विशेष रणनीति नहीं थी, बस डेडिकेशन था। एंड चूँकि अधिकारी थे जो कि अपने ड्यूटी के बाद यहाँ समय देते थे, 6 से लगभग 11-12 रात तक हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू करवाए। तो उन लोगों की सहभागिता के कारण एक सामूहिक जिम्मेवारी के तहत ये एक अच्छा परिणाम में परिवर्तित हो पाए। आपके जो क्लासेस चलते हैं, आपकी जो पाठशाला चलती है, उसमें मुझे लगता है कि ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं जॉब कर रहे होंगे या फिर पहले से कहीं नौकरी में होंगे। तो क्या वैसे लोग जो नौकरी में हैं वे लोग जेपीएससी की प्रिपरेशन कर सके? क्योंकि अभी आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है कि नौकरी में रहते हुए हम किसी और नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार अभी हमारे जो बच्चे क्वालिफाई किए, इसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर हैं। जी। हमारे 3 ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं जो अभी डीवाईएसपी बने हैं, एजुकेशन और सर्विस में गए। कई ऐसे सर्विस स्टूडेंट थे जो ऑलरेडी इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग जॉब में जॉब कर रहे हैं। तो जॉब करते हुए बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अवेलेबिलिटी की बात करें, एक्सेस की बात करें, तो यूट्यूब के माध्यम से मेरा सारा वीडियो जो है मोर देन 800 वीडियोज़ अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर। तो वो कभी भी जब भी उनके पास टाइम होता है, बच्चे कहते हैं कि सर मैं ऑफिस से घर जाते रहता हूँ, बस में बैठा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, तो आपका वीडियो देखता हूँ। तो ये चाहत की बात है कि आपकी क्लिक स्ट्रीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप क्या चाहते हैं। तो अगर आप में ये चीज़ है कि वो लगन है, वो निरंतरता आप में है, तो आप सफलता अभी कदम अवश्य चूमेंगे। आपकी ऑनलाइन क्लासेस को हमने भी देखा है सर, हमने भी देखा है, अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, आपकी वीडियोस को मैंने बहुत बारीकी से देखने की कोशिश भी की है। उसके इतर मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ऑफलाइन क्लासेस भी आपके चलते हैं? डीएसपी की पाठशाला की कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलती, वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस है। मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। शाम के टाइम में जब भी कोई बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं पर्सनली, कुछ
गाइड लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा राइटिंग चेक करवाना चाहते हैं, तो मैं उसको करवाता हूँ। उसके हम लोग MMP मेंटरशिप प्रोग्राम चलवाते हैं, तो वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। बट ये रेगुलर क्लासेस DSP की पाठशाला की ऑफलाइन नहीं चल। सर आप तो खुद एक DSP हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, टाइम मैनेजमेंट मुश्किलें नहीं आती है क्या? जहाँ चाह वहाँ रहा। आप अगर सोच लिया आपने कि कुछ कर गुजरना है, समाज से लिया तो समाज को वापस भी करना है, जो कि मेरे फादर का दिया हुआ है, उन्होंने सबसे पहले मुझे उसी को सिखाया है। तो आप चाह लीजिएगा तो बिल्कुल समय निकल पाएगा। आप 6 बजे ऑफिस ख़त्म हो रहा है, वहाँ से आप घर जाकर फिर 7 बजे से आप पढ़ा सकते हैं, बच्चों को टाइम दे सकते हैं। तो ये रेगुलर होते आया है और मैं करते भी आया। फील्ड में पोस्टिंग थी तो मैं कभी सुपरविजन के लिए चला गया, तो स्कूल में चला गया, स्कूल के बच्चों को सिखा पाया। वो बच्चों की खुशी चेहरे की वो अद्भुत होती है, उससे बड़ी वो सेटिस्फेक्शन है आपका, मतलब वो आत्मसंतुष्टि, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सर, पढ़ना और पढ़ाना, जाहिर सी बात है उस लेवल पे आपने मेहनत की होगी तब आप यहाँ हैं, तो आपके लिए कौन सा फेज बहुत सहूलियत वाला रहा? आप पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे या फिर पढ़ना आपके लिए बहुत अनुकूलित रहा? मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मुझे पढ़ाना ज़्यादा पसंद है, पढ़ाना मेरा पैशन है जी। एक जुनून है, एक जज्बा है जिसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। पढ़ाना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। अभी भी मैं रेगुलर पढ़ता हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपडेट होना पड़ता है। तो पढ़ाना मुझे अच्छा लगा, पढ़ना एज ए स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब एज ए स्टूडेंट सर आप बहुत बेहतर नहीं रहे, एज ए टीचर आपने अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रूव किया है। सर एक अहम सवाल मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अक्सर प्री मेंस और उसके बाद इंटरव्यू को लेके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, जो प्रिपरेशन के दौर में होते हैं, उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। कोई प्री के मामला में सही होता है, मेंस में जाके फंस जाता है, कोई मेंस तक क्लियर कर लेता है, उसके बाद इंटरव्यू उसको परेशान करता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अभ्यर्थियों को? देखिए, तीनों फेज का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर कोई प्री में जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, प्री में ही क्वालिफाई नहीं करेगा तो आगे की रास्ता बाधा कब हो जाएगी। तो आपको तीनों फेज का अलग अलग रणनीति बनाकर अच्छी तैयारी करनी चाहिए। स्टूडेंट को हमेशा पहले मेंस की तैयारी में पीछे, जब आप मेंस पढ़ते हैं तो आपका MCQ भी बहुत हद तक क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। यहाँ के बच्चों में मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो अधिकांश पहले PT की तैयारी करते हैं, फैक्चुअल स्टडी करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आने वाले JPSC की तैयारी करें या कोई भी इंडिया के एग्जामिनेशन की तैयारी करो, वो मेंस की तैयारी करें, PT का ना करें। पहले मेंस करेंगे तो साथ साथ PT हो जाएगा। मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे यहाँ 10 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा भी नहीं लिखेंगे, तो ये क्या? फिर आप अचानक मेंस लिखेंगे तो लिखा नहीं पाएगा। तो बेसिक प्रॉब्लम तो सर निबंध लिखने में, ऐसे राइटिंग में ही आंसर है। तो फिर इसके लिए फिर क्या आप रोज आंसर राइटिंग कीजिए। एटलीस्ट आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे रोज लिखना है। अगर आप डेली काम करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग में स्मूथनेस आएगा, क्वालिटी आएगा, कंटेंट आएगा, ना अपने आप को अपडेट और रिलेवेंट कर पाएंगे हम। इंटरव्यू की बात जहाँ तक होती है तो इंटरव्यू में कोई विशेष बहुत स्पेसिफिक या स्पेक्टेकुलर कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं होता। एक ट्रेड है, एक फॉर्मेट है इंटरव्यू का। तकरीबन 70% क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। इस बार भी हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 70 to 75% हमारे जो बोर्ड के मेंबर थे उन्होंने जो प्रश्न पूछा, बच्चों ने कहा कि सर यही सेम टू सेम ऑलमोस्ट इसी के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। तो इंटरव्यू के लिए कोई ऐसे बहुत मुश्किल नहीं होगी। उसके लिए हमारी जो बोर्ड है और काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं एंड एक्सपीरियंस्ड है एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट है। कुछ शिक्षा पदाधिकारी हैं, कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पुलिस, इनको पता है कि क्या पूछा जाता है, जिसका बेनिफिट हम लोगों को इस बार इंटरव्यू में दिखा। अभी इस दौर की अगर हम बात करें सर, तो कोचिंग संस्थानों की सबसे पहले हम बात करते हैं। जिस तरीके से होड़ लगी हुई है कि आई एम द बेस्ट वाली चीज़ें चल रही हैं, जो फीस है उसकी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ जो आपकी पाठशाला है वहाँ निःशुल्क सब कुछ रहा, बहुत लोग इस चीज़ को बिलीव भी नहीं कर पाते हैं सर। तो इसमें खुद को स्थापित करना कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए? कोचिंग इंस्टीट्यूट, जब मैं रांची में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने देखा तो डेफिनेटली फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने स्टार्ट से सोचा कि इतना फ़ी क्यों, इतना फ़ी मेंटेन हो कि भाई आपका मेंटेनेंस चल पाए और थोड़ी बहुत जीविकोपार्जन हो सके। बट यहाँ फ़ी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये प्रोफेशनल लोग ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के रूप मुख किया। तो इसीलिए एक पर्पज़ था कि मैंने फील किया, मैं देवघर HDPU था तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन पढ़ा। तो वहाँ मोहनपुर माने गांव है, गांव का एक बच्चा जो है वो हमारा वीडियो देख रहा है और मैदान में बैठ के देख रहा है, 4 बच्चे उसके साथ अटैच है।
तो लगा कि वो इतना भी कैपेबल नहीं है कि वो मोबाइल हैंडसेट यूज़ कर सके या उसका नेट बढ़ा सके। तो लगा कि वैसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। इसको लेकर थोड़ा कंपटीशन भी होता है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेफिनेटली टारगेट पे होता है कि सर हम लोगों का धंधा आपने बंद करवा दिया। हाँ, बट हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा प्राइम कंसर्न है कि भाई सब लोग काम कर रहे हैं, जियो और जीनो दो वाली वाह, आप भी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और हमारा जो कर्म है, हमारा जो धर्म है, हम उससे आप चलें। अच्छा सर, झारखंड झारखंड जो बहुत ही समृद्ध एक प्रदेश माना जाता है, उसमें भाषा की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोकल भाषा है, तो क्या इस जीपीएससी के प्रिपरेशन में जो स्थानीय भाषा को चुनने की प्रॉब्लम होती है वो बहुत खास प्रॉब्लम मानी जाती है क्या? देखिए, जेपीएससी मेंस में 150 मार्क्स का एक लैंग्वेज एंड रीजनल पेपर होता है। जेपीएससी के रिजल्ट के ट्रेंड को देखकर कुछ खास विषय को ऑप्ट किया जाता है। अभी तक जेपीएससी जितने भी एग्जामिनेशन हुआ है, फर्स्ट जेपीएससी से लेकर ये 11 जेपीएससी तक, सारे जेपीएससी में एक विषय जो है वो हमेशा हिट रहा है, अच्छा स्कोर किया, वह है कोटा। इसलिए बच्चे कोटा ज़्यादा ऑप्ट करते हैं कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट लाइक नागपुरी, पुरमाली वगैरह। तो कोटा 80%, इस बार भी आप देखिएगा, या मैंने भी इंटरव्यू जो करवाया तो मोर देन 80% बच्चों का कोटा था। क्योंकि कोटा में रिजल्ट आ रहा है, मार्क्स अच्छा आ रहा है, तो बच्चे रखेंगे। स्कोरिंग लैंग्वेज है ये, बहुत स्कोरिंग लैंग्वेज, स्कोरिंग नहीं, बहुत स्कोरिंग होगा। कोटा की कंपैरिजन में आप अदर सब्जेक्ट को लीजिएगा लाइक हिंदी साहित्य या इंग्लिश लिटरेचर, उसमें काफ़ी डिफरेंस हो जा रहा है। तो बच्चे खोटा की रूप कर रहे हैं। तो करना ये चाहिए कि अगर हम लोग रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करें तो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर आप खोटा में स्कोर अच्छा कर रहे हैं तो नागपुर में भी अच्छा स्कोर करें, आप पंचपरगनी में अच्छा स्कोर दें। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सर आपने क्या सोचा है? आपकी कोई स्ट्रेटेजी है कि बाकी अदर लैंग्वेजेस पे भी इसी तरीके से काम करना होगा? ये मेरी कोई स्टडी नहीं हो सकती। जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनकी जो एक जो थिंक टैंक होगी, उनकी स्टडी होनी चाहिए कि उनको कैसे स्कोर देना है और हमें किस भाषा को प्रमोट करना है। इन बिटवीन अगर स्टूडेंट्स की ये चाह है सर कि जो स्कोरिंग पेपर है, जो स्कोरिंग लैंग्वेज है, उसके अलावा कोई ऐसा लैंग्वेज जो मैं उससे इतर करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और वो स्कोरिंग पेपर नहीं हो पा रहा है, तो उसके प्रिपरेशन के लिए फिर क्या करना होगा आपके हिसाब से? उस पेपर को छोड़ना है, रखना ही नहीं होगा। जिस पेपर में स्कोरिंग है आप उसी को ऑप्ट करें ना जी। जो आपको रिजल्ट देगा, जो आपको ऑफिसर बना रहा है, वही बेस्ट है। तो मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई खोटा रखो। स्टूडेंट आता है सर मैंने खोटा में खा नहीं जानता हूँ, मेरा सीख जाओगे, क्योंकि ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी लिटरेचर से जिन्होंने पीजी किया है, इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है, उनको मैं कहता हूँ छोड़ दो, भूल जाओ इसको। सर कैसे हो सकेगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि खोटा आपको रिजल्ट देगा। तो जो आपको रिजल्ट देगा उसी के साथ चलिए। जो रिजल्ट नहीं देगा, जो स्कोर नहीं दे रहा है, आप कितना भी उस पर ज्ञाता होंगे, किसी काम का नहीं, स्टोर नहीं। स्टेट पीसीएस के अलावा सर, मैंने जहाँ तक आपके बारे में जानकारी जुटाई है, आप बैंकिंग की भी प्रिपरेशंस कराते हैं, शायद एसएससी का भी कुछ सीन रहा है, क्योंकि आपके बारे में मैंने देखा है जीएस वगैरह की आप क्लासेस लेते हैं सर। तो कैसे मैनेजिंग होता है सब कुछ? जनरल स्टडीज तो ऑलमोस्ट एक कॉमन ही होता है। स्टैंडर्ड थोड़ा लेवल 1 लेवल 2 हो सकता है। तो जीएस में पढ़ाता हूँ तो सारे एग्जामिनेशन के लिए काम आता है, एसएससी हो चाहे जेपीएससी हो चाहे बीपीएससी। एक बेसिक प्रॉब्लम जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की होती है कि कुछ लोग जो अपनी उम्र की जो खास पड़ाव पे होते हैं, जिनके अटेम्प्ट्स बहुत कम बचे होते हैं, या फिर उन्होंने बहुत लेट से तैयारी करनी शुरू हुई, या फिर जो लोग अपने अंडर 30s में हैं, तो वो लोग अगर तैयारी करना शुरू करें तो सर किस रणनीति से तैयारी करनी होगी? क्योंकि उसके पहले तो बहुत लोग हैं जो 21-22 में शुरू कर देते हैं, वो लोग जो 29-30 के हो गए हैं। तो क्या दोनों के तैयारी करने के लेवल में डिफरेंसेस होते हैं? हाँ, देखिए कोई एक युवा रखा है, एक जिसमें जोश है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, उनका जो इन्फोर्स होता है, जो इम्पल्स होता है, वो काफ़ी इंटेंस होता है। तो काफ़ी मेहनत से और गहराई से वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहला प्रयास होता है। हमारे बच्चे भी कई ऐसे पहला प्रयास में क्वालिफाई किए हैं। अभी खूंटी की लड़की 22 साल की उम्र में पहला प्रयास में क्वालिफाई की। मैं आपको बताऊं उनके बारे में, फादर मदर लिए कितना संघर्ष करते हुए बच्ची पढ़ी है। तो उनका एक इंटेंट है, और जो थोड़ा नियर अबाउट अपर एज में है, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा। तो अबर एज वाले भी तैयारी करें, ये सोचकर डू और डाई कि ये मेरा लास्ट प्रयास, ये सोचकर उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। और उनका फाइट किसके साथ है कि उस एज के बच्चों के साथ है
जो कि अभी नए जोश के साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली उनको अपना एक्सपीरियंस काम आएगा। जी। और एक्सपीरियंस काम आएगा, और ये मानना है कि उनकी अंतिम लड़ाई है, अंतिम प्रयास है, इसके बाद और कुछ नहीं। अगर इस जो है दृढ़ संकल्प के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे तो ये हुआ है। अच्छा सर, कब लगा आपको कि आप अधिकारी रहने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं? आपने कब से शुरू किया इसको? ज़ीरो से ही शुरू किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी खास यूट्यूब का तो आपने मदद नहीं लिया, आपने खुद की क्रिएट की है यूट्यूब। कब लगा कि आई शुड गो विद दिस पैशन? अच्छी शिक्षा का तो पता नहीं है, बट शिक्षा हमारे परिवार से था। मेरे फादर जो हैं वो एक शिक्षक थे, तो जब वो घर में ट्यूशन पढ़ाते थे तो मैं थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लेता था। कभी कभी वो बीमार पड़ जाते थे तो मैं बच्चों को पढ़ा देता था। तो एक पढ़ाने का जज्बा जो है पिता से आया है, फादर की तरफ से। बिफोर जॉब करने के पहले भी मैं हजारीबाग में बच्चों को पढ़ाया करता था, और मेरे बच्चे कई डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर पहले बन चुके थे। अच्छा। ये पहले से मेरे साथ था। जॉब करने के बाद ये हुआ कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया पुलिसिंग के दौरान, लेकिन इसको मैंने जिंदा रखा अपने भीतर कि जो हमने ज्ञान लिया है, जो सीखा है, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, अगर हमारे भीतर ही मर जाएगा तो फिर किसी काम पर, तो कैसे उसको शेयर कर सके, कैसे और लोगों के बीच में बांट सको। तो जब भी समय मिलता था, मैं लाइब्रेरी में या आदिवासी हॉस्टल रांची में था, मैं यहाँ पोस्टिंग, तो मैं चला जाता संडे को। देवघर एसडीपीओ रहा तो मेरे आवास के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, मैं वहाँ भी 2-3 दिन पढ़ाया, सुबह शाम पढ़ाया डॉक्टर। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर जिंदा रखा, उस लॉ को बूझने नहीं दिया। तो ये कंटिन्यू रहा, और ये मेरी फादर से ही आया है। मतलब कि वो एक कहावत है हमारे यहाँ सर, बांस के पास बासी जमता है सर। दूसरे किसी चीज़ की आप एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको मिला हुआ है, परवरिश नहीं मिला हुआ है। आगे सर कि जो पाठशाला है उससे 140 लोगों ने रिजल्ट दिया, आगे की क्या रणनीति है सर? क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग 50% के आसपास तो आपके पाठशाला से ही रिजल्ट, लगभग। आगे की क्या रणनीति है सर? ये जो जेपीएससी हुआ था, ये 11 to 30, 11, 12, 13 को कंबाइन करके अगला जेपीएससी जो होगा वो 14, 14वीं जेपीएससी होगा। 14वीं जेपीएससी की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। जेपीएससी का क्या होता है, यूट्यूब पर आपके सामने कौन है बैठे ये पता नहीं चल पाता है, तो किसी मैसेज आता है, कोई दिखता नहीं है। तो हमने इनके लिए अलग से 14 जेपीएससी का टेलीग्राम चैनल बना रखा है। हमारे टेलीग्राम में मोर देन 33,000 स्टूडेंट्स, तो 33,000 बच्चों को हम अभी भी रेगुलर गाइड करते हैं, क्वेश्चन डाला करते हैं कि आंसर कैसे लिखना है, सब बताया करते हैं। ये हमारी तैयारी चल रही है। सब कुछ अच्छा रहा, ईश्वर का अनुकंपा रहा और सबका सहयोग रहा, पूरी टीम के सहयोग रहा, तो आने वाले टाइम में हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डीएसपी की पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म से हम लोग क्वालिफाई करवा सकते हैं। सर, आज की इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर और मैं थी आपके साथ सृष्टि।